जीवन अमारो। चलिए, तो अब आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम। दिस इज फाइलम हेमिकोडेटा। देखिए, हेमिकोडेटा फाइलम जो है ये इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम माना जाता है। और पहले हालांकि इसे किस में रखा जाता था? पहले इसे रखा जाता था कोडेट्स में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इनमें नोटोकोड प्रेजेंट है। बट एक्चुअल में वो नोटोकोड नहीं थी, है ना। वो तो केवल क्या थी कि जो उनकी बकल कैविटी है, मुख गुहा है, उसी की एक अतिवृद्धि थी जिसे डायवर्टिकुलम कह देते थे, ठीक है ना। तो बाद में पता लगा कि तो स्टोमोकोड है। क्या है? स्टोमोकोड। स्टोमो का मतलब होता है मुख। तो स्टोमोकोड, नर्व कोड बेसिकली स्टोमोकोड होने के कारण इनको क्या कहा गया कि ये भैया कोडेटा में नहीं रख सकते आप इसे आप किसमें रखो? इनवर्टिब्रेट्स में रखो। पहले इन्हें कोडेटा फाइलम में रखा गया, क्योंकि पहले ऐसा माना गया कि ये नोटोकोड ही इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो बेसिकली नोटोकोड नहीं थी, है ना। वो क्या थी? बक्कल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकोड। स्टोमो मीन्स मुख। तो मुख गुहा की एक अतिवृद्धि थी जिसे बोला गया बक्कल डायवर्टिकुलम। बक्कल मतलब मुख गुहा, ठीक है ना। बक्कल कैविटी नाम सुना है आपने। तो वो क्या थी? मुख गुहा की एक अतिवृद्धि थी जो दिखती थी कि नर्वकोड के समान है। नर्वकोड पढ़ेंगे हम, जब कोडेटा पढ़ेंगे तो उनके 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वैसे तो 3 है, चौथा भी एक होता है। तो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? नर्वकोड, नोटोकोड, है ना, होलो डोर्सल नर्वकोड, नोटोकोड, और इसके अलावा फेरिंजियल ड्रिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना और एक पोस्टीरियर टेल का प्रेजेंट होना। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है जो अगर प्रेजेंट हैं तो बोला जाता है कि ये कोडेट्स है ना। कोडेट्स के 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अपन इसके बाद। लेकिन पहले आप लोग ये समझिए कि नर्व कोड अगर है तो उसे कोडेटा में रखना चाहिए था, बट वो बेसिकली ट्रू नर्व कोड नहीं थी। वो बेसिकली क्या थी? बक्कल डायवर्टिकुलम, मुख गुहा की एक अतिवृद्धि थी। ओके, चलिए, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया कि ये सामी नर्व है भाई, नर्व कोड जैसा है बट वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। पहले रखा जाता था कोडेटा, प्रिमिटिव कोडेट्स भी इन्हें कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में एक पॉइंट क्लियर करते हैं। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिवली मेराइन यानी ओनली एंड ओनली दरियाई प्राणी में पाया जाता है। देखो ना, इससे पहले वाले जो हमने पढ़े एकाइनोडर्म्स, वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। यूरोकोडेट्स पढ़ेंगे वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक्सक्लूसिवली मेराइन ही चल रही है, ये याद रखना आप लोग। टीनोफोरा कंतकधारी होते हैं, कंतकधारी, है ना, टीनोफोर्स, वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, निडेरिया से अलग किए गए थे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन वाले कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। बाकी के याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये केवल दरिया में ही पाए जाते हैं यूनिकोडेट्स, इससे पहले वाले एकाइनोडर्म्स और यूरोकोडेट्स भी आप पढ़ेंगे, वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको को कि किन में एक्सक्लूसिवली मेराइन आ रहा है। इसमें आ रहा है यूनिकोडेट्स एक्सक्लूसिवली मेराइन, इससे पहले एकाइनोडर्म एक्सक्लूसिवली मेराइन, ओके। और उसके बाद जो आएगा कुछ मेराइन वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होगी। और निडेरिया जब अपन ने कोस्टाल में पढ़ा था उसके बाद जो कंतकधारा आता है टीनोफोर्स, वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है। चलिए, सिमेट्री याद रखिए, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे। जो समिति होती है बॉडी की बायलैटरल सिमेट्रिकल, अभी तक सभी बायलैटरल आ रहे हैं। बताइए कहाँ से शुरू हुई थी बायलैटरल सिमेट्रिकल? बायलैटरल सिमेट्रिकल का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? प्लेटियल मेंस, ठीक है। तो प्लेटियल मेंस के बाद से सभी बायलैटरल सिमेट्रिकल आ रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ से शुरू हुआ था? एस्केल मेंस। एस्केल मेंस के बाद से सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है? प्लेटियल मेंस ऑर्गन लेवल था, प्लेटियल मेंस के बाद एस्केल मेंस यानी कि गोलकृमि ऑर्गन सिस्टम लेवल थे, तो वहीं से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया। अपेंडिसेस, उपांग, क्या इनमें कुछ है? नो।
कोई लोकोमोटर ऑर्गन या लोकोमोटर अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। ओके, कोलर जो पार्ट है उसमें हाँ किसी किसी में इनमें टेंटिकल से आर्म्स हो सकते हैं। बॉडी वॉल की बात करते हैं। अब बॉडी वॉल जो है वही जैसे बेसिकली अभी तक अपन बात करते हुए आए हैं, बॉडी वॉल के अंदर इसमें भी एपिडर्मिस होगी और मसल लेयर होगी। एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड होगी। मसल लेयर जो है उसके अंदर जो मसल्स होगी वो स्मूथ मसल फाइबर होंगे। स्मूथ मसल फाइबर कैसे होते हैं? अनिच्छित होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मसल लेयर। सिंगल लेयर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। एपिडर्मिस के अंदर ही म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है। तो बॉडी वॉल में यही दो बातें आपको याद रखनी है। सिंपल, क्लियर। चल उसके बाद बात करते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को जिनके अंदर भी ट्रूसिलोम कह देते हैं, सच्ची देखभाल कह सकते हैं। और कौन सी वाली? एंटेरोसिलोम या साइलोसिलोम? एंटेरोसिलोम। ठीक है, बिल्कुल ट्रूली सिलोम इनमें प्रेजेंट है, सच्ची देखभाल पाई जाती है, वो भी अंतर्गुहा। ठीक, अंतरीय देखभाल एंटेरोसिलस with 3 parts corresponding to 3 body parts। हेमिकोटिडा की पूरी बॉडी को 3 भागों में बांटा जाता है, पता है ना आपको? पहले सूंड, ग्रीवा और धड़। तो सूंड, ग्रीवा और धड़। सूंड को प्रोबेसिस, ग्रीवा पोलर, धड़ को ट्रंक बोलते हैं। तो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ही सिलोम को भी डिवाइड किया गया है। जो प्रोबेसिस पार्ट में जो सिलोम होगी वो अनपेयर्ड है, सिंगल है, मतलब उसको बोलते हैं प्रोटोसील। उसके बाद नेक वाले पार्ट में जो सिलोम होगी वो पेयर्ड सिलोम है। ठीक है, जोड़ में ही पेयर्ड कॉलर सिलोम, दिस इज कॉल्ड मीजोसील। और पूरे धड़ में जो नीचे का पूरा धड़ होगा उसमें ट्रंक वाले भाग में वो भी पेयर्ड सिलोम है। ठीक है, पेयर्ड ट्रंक सिलोम जिसे बोलते हैं मेटासील। तो प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील, ये 3 भाग में इनके सिलोम को डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये तीनों भाग आपको याद रखने हैं। ये ट्रू सिलोम के 3 भाग अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी पार्ट्स। 3 बॉडी पार्ट है, प्रोबेसिस, कॉलर, ट्रंक, सोन, ग्रीवा और धड़। तो सोन, ग्रीवा और धड़ के आधार पर लिख लीजिएगा सुंड, ग्रीवा और धड़। 3 बॉडी पार्ट के आधार पर सिलोम को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से ये बॉडी कैविटी के 3 भाग आपको याद रखने हैं। बॉडी कैविटी देह गुहा, ट्रू सिलोम, सच्ची देह गुहा क्यों बोलते हैं? दोनों तरफ से किससे आवृत होगी? मेसोडर्म से। एंटेरोसिलस क्यों बोलेंगे? ये भी लिख लीजिएगा कि ट्रू सिलोम बेसिकली एंटेरोसिलोम होती है। क्योंकि एंटेरोसिलोम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो इनकी सिलोम होगी उसका आवरण बनाने में कुछ भाग जो आर्केंड्रोन की सेल से वो भी मॉडिफाई होकर इसको बनाने में हेल्प करती है। इन्वर्जन के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मेसोथीलियम में। ओके, तो ये बॉडी कैविटी वाला पार्ट कंप्लीट। बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल दोनों लर्न होना चाहिए। बॉडी वॉल के अंदर 3 भाग, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मस्कुलेचर। तो यहाँ पर मस्कुलेचर स्मूथ मसल फाइबर, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, डर्मिस भी लगभग उसी तरीके से होगी। तो यहाँ पर लेकिन आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, मसल्स कैसी होती है? स्मूथ मसल फाइबर। जर्म लेयर पता ही है, ट्रिप्लोब्लास्ट 3 डर्म होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, वो तो कंटिन्यू चलती है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटियल रिंग से। देखो जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटियल रिंग से कंटिन्यू आ रही है। ठीक, बॉडी सिमेट्री बायलेटरल प्लेटियल रिंग से कंटिन्यू आ रही है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल गोल्ड ग्रेविंग या सूत्र ग्रेविंग से कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक्सक्लूसिव पॉइंट है वो ये कि हैबिट और हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। अर्लियर दे वर इंक्लूडिंग
आइलम कोडेट्स, पहले इनको कोडेटा में रखा जाता था, बाद में इनको अलग कर दिया गया और किस में रख दिया गया, इनवर्टेब्रेट्स एपिशोनियो में रख दिया गया। ठीक है, ये भी पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा क्यों रख दिया गया, ये भी हमने समझा दिया। इस तरीके से ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके, इनको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हम पढ़ेंगे। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट, हेमिकोडेटा सामान्य मेरुदंड में ही हेमिकोडेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट मींस माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है और वो स्ट्रेट है बिल्कुल, तो ये एनिमल ज्यादातर कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट यानी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है और बिल्कुल स्ट्रेट है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ओके, प्रोबेसिस कंटेन होलो आउटग्रोथ फ्रॉम द गट, आंतरिक यहाँ से प्रोबेसिस कंटेन होलो आउटग्रोथ। प्रोबेसिस क्या पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, मैंने पहले बताया कि इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक, सूंड, नेक और धड़। तो जो सूंड है वो सूंड के अंदर एक होलो आउटग्रोथ होती है फ्रॉम द गट, गट मतलब आंत्र से निकली हुई, जिसे बोला जाता है बकल डायवर्टिकुलम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बकल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकोड जो अपन लिख रहे हैं, ये स्टोमोकोड, स्टोमो मीन्स मुख, बकल मीन्स मुख, तो ये आंत्र का भाग है जो मुख गुहा में मतलब प्रोबेसिस में, सूंड बेसिकली जीभ की तरह होती है, तो उसके अंदर आकर ऐसे हिट आउट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है ये इस तरह से दिखता है जैसे नर्व कोड हो, लेकिन ये बेसिकली नर्व कोड नहीं होती। ठीक है, इसको नाम बोला गया स्टोमोकोड। अर्लियर इट इज रिगार्डेड एज नोटोकोड, पहले इसको नोटोकोड माना जाता था, इसीलिए इसको किसमें रखा जाता था, कोडेट्स में। लेकिन अब इनको कोडेट्स में नहीं रखते क्योंकि अब पता लग गया कि ये सच्ची नोटोकोड नहीं है। जब ये सच्ची नोटोकोड नहीं है तो फिर ये है क्या, ये आउटग्रोथ ऑफ फ्रॉम द गट, या एक गट की आउटग्रोथ है जो प्रोबेसिस में पाई जाती है, मुख के आसपास पाई जाती है, इसीलिए इसको बकल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकोड कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू नीट, ये क्वेश्चन बन सकता है। बकल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकोड किसकी विशेषता है, जबकि ये कोडेट्स का कैरेक्टरिस्टिक नोटोकोड होता है, लेकिन ये तो इनवर्टिब्रेट्स है, ये तो अकशेरुकी है, इसलिए बोला गया कि ये सच्ची नोटोकोड नहीं है, ये केवल गट की एक आउटग्रोथ है, केवल एक आउटग्रोथ होती है बकल कैविटी में, इसीलिए इसे स्टोमोकोड या बकल डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए, गुजराती में भी स्टोमोकोड ही कहते हैं इसे, याद रखिएगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट सिस्टम, अगले सिस्टम में चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज। Respiration occurs by gill slits. गैस एक्सचेंज इनमें किसके थ्रू होगा, देखिए भाई ये इस एनिमल का डायग्राम है, ध्यान से देखिए। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये आगे वाला भाग ये कहलाता है प्रोबेसिस, दिस इज नेक एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक, धड़। तो 3 भाग हो गए ना बॉडी के, ट्रंक, धड़, कॉलर, ग्रीवा, सूंड, ठीक है, प्रोबेसिस। तो इनके अंदर भी जनरल बॉडी सरफेस पे के थ्रू या गिल स्लिट्स, झालर पार्ट के द्वारा ये क्या करेंगे, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन, और जो मेराइन में रहेंगे आप जानते हो जो समुद्र में रहेंगे वो गिल स्लिट्स या गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करेंगे। ओके, तो इनमें देखिए डायग्राम में बताया हुआ है, ये इस तरह से इनके गिल्स पाए जाते हैं और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, गैस एक्सचेंज करेंगे। दोनों बढ़िया रखिए, गिल स्लिट्स एंड जनरल बॉडी सरफेस दोनों के थ्रू ये क्या करेंगे, गैस एक्सचेंज। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका परिवहन तंत्र। अब देखिएगा यहाँ पर भी इनका जो परिवहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इज ओपन टाइप and includes dorsal heart,
two main longitudinal vessels, dorsal and ventral, and small lateral vessels and sinuses. अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड देखिए, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। ये हायर कैरेक्टर की लोअर कैरेक्टर, जबकि प्राणी क्या है, हायर में आ गए, कोऑर्डिनेट्स की नजदीकी है ना, क्योंकि इसको तो कनेक्टिंग लिंक कहते हैं हम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की। फिर भी इनके अंदर ये लोअर कैरेक्टरिस्टिक आया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब इसके अंदर रुधिर कहाँ बहेगा, रुधिर जो है वो सिलोम के अंदर, देहगुहा के अंदर जो छोटे छोटे कोटर होंगे उनमें भरा रहता है। उन छोटे छोटे कोटर्स को क्या बोलते हैं, साइनसेस। क्या बोलते हैं, साइनसेस। तो इन साइनसेस में ब्लड कहाँ से आया, इन साइनसेस में ब्लड आया इनके पृष्ठ और वक्ष, डोर्सल और वेंट्रल सतह पर दो मुख्य आयामी नलिकाएं पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाई जाती हैं, और इन दोनों वेसल्स के थ्रू छोटी छोटी लेटरल वेसल्स आती है। उन लेटरल वेसल्स की ओपनिंग कहाँ होती है, साइनसेस में होती है, कोटरों में होती है। तो कोटरों में ब्लड भरा होता है, इसीलिए इनको क्या कहा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट होगा, बेसिकली वो हार्ट ट्रू हार्ट नहीं है, वो क्या है, वो नलिकाएं ही है जो कि बड़ी होकर पंपिंग का कार्य कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डोर्सल हार्ट। ठीक है, डोर्सल हार्ट दो मुख्य आयामी नलिकाएं, आयामी नलिकाएं, एक डोर्सल यानी पृष्ठ सतह पर, एक वक्ष सतह पर। तो डोर्सल एंड वेंट्रल, पृष्ठ और वक्ष दोनों तरफ आयामी नलिकाएं पाई जाएगी। ठीक है, और ये नलिकाओं से छोटी छोटी पार्श्व नलिकाएं निकलेगी जो जाकर इसमें खुलेगी, कोटरों में खुलेगी, साइनसेस में खुलेगी। क्लियर, तीनों पॉइंट इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कोटरों में खुल रही है, मेरे कोटरों में भरा हुआ है, तो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। और लास्ट इज ब्लड इज कलरलेस, इनमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंटेशन नहीं पाया जाता, कलरलेस ब्लड है, विदाउट कार्पल्स, यानी किसी प्रकार की कोई भी कार्पल्स यहाँ पर नहीं है, विदाउट कार्पल्स लिखा है, यानी कोई भी सेल्स नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम, अगले सिस्टम में चलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इनके अंदर जो उत्सर्जित तत्व होता है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नीट के रिस्पेक्ट में, कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसका कार्य, उत्सर्जन का जो कार्य है वो प्रोबेसिस ग्लैंड्स, प्रोबेसिस यानी शुद्ध वाले भाग में पाई जाने वाली ग्लैंड्स ही करेगी। और वो नलिकाओं का एक गुच्छा है जिसे ग्लोमेरुलस भी बोल देते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं ना ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, तो ये जो ग्लोमेरुलस है वो बेसिकली गुच्छा है नलिकाओं का, वही जो नलिकाओं का गुच्छ है उसी को हमने प्रोबेसिस ग्लैंड कहा। सिचुएटेड इन द प्रोबेसिस एंड कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, शुंड वाले भाग में, प्रोबेसिस वाले भाग में, इसीलिए इन्हें प्रोबेसिस ग्लैंड कहा। शुंड ग्रंथियां ही यहाँ पर किसका कार्य करेगी, एक्सक्रीशन का कार्य करेगी, उसी को दूसरा वर्ड क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, अब क्योंकि ये उत्सर्जन का कार्य कर रही है तो ब्लड को पेनिट्रेशन करके ही करेगी। ओके, तो ब्लड की वेसल्स के थ्रू भी ये कनेक्टेड रहती है, तभी तो ये क्या काम करेगी, एक्सक्रीशन का कार्य करेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नाम याद रखना पड़ेगा, प्रोबेसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये नाम जो है स्पेसिफिक हो गया। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम, अगला जो इसमें सिस्टम आएगा उसमें चलते हैं, दिस इज नर्वस सिस्टम। चल, अब इसके नर्वस सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। हायर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए था नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हायर होना चाहिए था, क्योंकि ये हायर लेवल्स पे चले गए, लेकिन फिर भी हायर नहीं है, तो फिर कैसा है, नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप and consist of epidermal plexus of nerve cells and nerve fibers, यानी कि डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। डिफ्यूज का मतलब होता है हासिल। ठीक है, यहाँ पर जिसके अंदर एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व, जो इनकी अपर लेयर है एपिडर्मिस, अधिष्ठक, उनके ऊपर नर्व कोश, चेता कोशों का जाल, प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल्स, चेता कोशों का जाल पाया जाता है, और
चेताकोषों से निकलने वाले जो नर्व फाइबर्स हैं वो इसमें बिखरे रहेंगे मस्कुलर लेयर में, ठीक है। तो प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स मिलकर इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर डिफ्यूज आउट हो गया हुआ है। तो एक सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम है, एडवांस नहीं है, सिंपलेस्ट टाइप का है। याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं। नर्वस सिस्टम इज नॉट इंपॉर्टेंट इन हेमिकोइड्स। ओके, नेक्स्ट सिस्टम चलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो इनका प्रजनन तंत्र है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इनके प्रजनन तंत्र में सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग, यानी ये क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और जो लैंगिक अंग है गोनाड्स में भी सेवरल पेयर्स और ओनली वन पेयर। अलग अलग एनिमल्स में हो सकता है कि एक जोड़ में हो या बहुत सारे जोड़ में उपस्थित हो। क्या, जनन अंग। जनन अंग एक जोड़ी में हो सकते हैं या बहुत सारे जोड़ी में पाए जा सकते हैं, और मेल में अलग और फीमेल में अलग, दोनों अलग अलग प्राणियों में होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया नॉर्मली इनकी बात। अब आगे चलते हैं इसी में। इसके बाद आता है अपना फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल में मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे। अब क्योंकि ये दरिया में रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल है, केवल और केवल दरिया में ही पाए जाते हैं, तो दरिया में पाए जाएंगे। तो आपको पता है कि जितने भी दरियाई प्राणी होते हैं ज्यादातर कौन सा फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य फलन। मेल भी और फीमेल भी अपने अपने जो जन्मे होंगे उनको पानी में छोड़ देंगे, और पानी में ही उनका क्या होगा, फलन होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो बाह्य फलन पाया जाता है। और इनमें देखो ये एक और हासिल कैरेक्टरिस्टिक आ गया, जो रेट्रोग्रेशन का एग्जांपल हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन सम स्पीशीज। कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे, कुछ ऐसी भी प्रजातियां होंगी जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट में देखते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट में इंक्लूड ए फ्री स्विमिंग टोर्नेलिया लार्वा। लार्वा आ गया, जैसे कि मैंने कहा, लार्वा आते ही डेवलपमेंट कौन सा हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अगर ये लार्वा फेज नहीं होती, डिंबावस्था नहीं होती, तो हम क्या बोलते कि ये प्रत्यक्ष है। जो परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, प्रत्यक्ष परिवर्तन है। लेकिन लार्वा अवस्था आ गई तो ये परोक्ष हो गया। और लार्वा आते ही, मैंने पहले भी कहा, लार्वा का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका लार्वा टोर्नेलिया लार्वा, याद रखिएगा, टोर्नेलिया लार्वा, जो कि फ्री स्विमिंग है, जो मुक्त रूप से तैर सकता है, टोर्नेलिया लार्वा इनमें पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हमने लार्वा कंडीशन पढ़ी, हेमिकोडेटा से पहले इकाइनोडर्म के अंदर भी स्टार्च का लार्वा, बाइपेंडेरिया लार्वा, ठीक है, वो भी सारे लार्वा आपको याद होने चाहिए। उससे पहले के जो लार्वा थे वो भी याद होने चाहिए। लार्वा और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद होने ही चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल में। ओके, तो याद रखिएगा, इनमें कौन सा लार्वा, टोर्नेलिया लार्वा। आगे चलते हैं, तब आते हैं लास्ट फाइनल पोर्शन ऑफ दिस फाइलम, फाइलम हेमिकोइड्स, सामी मेरुदंडी के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में देखिए ध्यान से, बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस को एक्वर्डवर्म या टंगवर्म भी कहते हैं। जीवाकृमि या जीवकृमि इसका जनरल नाम है, क्योंकि इनकी प्रोबेसिस जो होती है वो जीव की तरह दिखाई देती है। जो इनकी सूंड है वो जीव के आकार की है, इसलिए इनको जीवकृमि भी कहते हैं या जीवाकृमि भी कहते हैं। इनका नाम है बायोलॉजिकल नेम बैलेनोग्लोसस, ये इनसे आगे में दिया है। ओके, टंगकृमि, ऑक्स टंग भी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स तो आपको रखना ही रखना है, बैलेनोग्लोसस। उसके अलावा सार्कोग्लोसस, सेफेलोडिस्कस, रेप्टोप्लूरा, इनमें से सार्कोग्लोसस याद रख लीजिएगा। ये दो स्टार्टिंग के नाम आपको याद रखते हैं, बाकी के तो नहीं भी रखो तो भी चलेगा, लेकिन 4 एग्जांपल्स इसके अंदर होते हैं, आपको याद रखने हैं। लेकिन स्टार्टिंग के दो जरूर याद रखिएगा, बैलेनोग्लोसस और सार्कोग्लोसस।
दोनों एक जैसे ग्लोसस ग्लोसस, ठीक है, दोनों को टंग वर्म ही कहते हैं। क्लियर? ये नीचे के दो सुपेरोटिस प्लस लेप्टोप्यूरा, ये याद रख सको तो अच्छी बात, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से हमने हेमिकोडेटा कंप्लीट किया। हेमिकोडेटा के बाद अब हम एंटर करेंगे द बिग क्लास, द बिग फाइलम कोडेट्स। आज के लिए इतना काफी।